आज बात करते हैं उस लापरवाही की जिसने अब तक 30 जानें ले ली हैं और जिसकी वजह से न जाने और कितने लोगों की जान जाने वाली है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली के एनटीपीसी प्लांट के बॉयलर ब्लास्ट की। 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तकरीबन 60 लोग हैं जो बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं और अभी तक इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार यह हादसा हुआ तो क्यों हुआ, किसकी गलती से यह हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे के पीछे जो तकनीकी वजह है वो सबसे बड़ी है, लेकिन वो तकनीकी वजह किसी अधिकारी की गलती की वजह से नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक फैसलों की वजह से है। अब इसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? उन अधिकारियों पर जो उस तकनीकी की वजह की जिम्मेदार हैं या उन राजनीतिज्ञों की जिन्होंने अधिकारियों को वक्त रहते सही फैसला नहीं लेने दिया? आखिरकार इस जिम्मेदारी के से कौन कौन कन्नी काट रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या लापरवाही की वजह से हुआ ऊंचाहार में एनटीपीसी के प्लांट में धमाका? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी से फटा एनटीपीसी का बॉयलर? क्या बॉयलर में खराबी की जानकारी मिलने के बावजूद बरती गई लापरवाही? क्या आधे अधूरे हालात में ही शुरू किया गया था एनटीपीसी का प्लांट? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इन सवालों का पुख्ता जवाब अभी किसी के पास नहीं है। रायबरेली के ऊंचाहार के एनटीपीसी प्लांट में बॉयलर फटने से कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। प्लांट के भीतर की यह तस्वीरें बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। चारों तरफ राख और मलबे का ढेर अब भी पसरा पड़ा है, लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। सर, टैंडम बॉयलर फटा और पूरा स्टीम बाहर आ गया और मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे। इतना ज़्यादा मतलब डस्ट था और ऐश था कि दिखाई ही नहीं पड़ा कि वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आया, पूरा भगदड़ हो गया, हम लोग भागना पड़ा। हादसे के पीछे की पहली जानकारी जो सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। घटना के दौरान मौजूद मजदूरों की माने तो घटना को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दोपहर 12 बजे ही बॉयलर के पाइप में खराबी की जानकारी सामने आ चुकी थी। बावजूद इसके प्लांट को बंद नहीं किया गया था। पाइप में राख भर जाने की वजह से दोपहर 3 बजे बिजली ड्रिप भी हुई। बावजूद इसके बिना प्लांट बंद किए मरम्मत का काम जारी रखा गया। दोपहर 3:30 बजे अचानक बॉयलर में जोरदार धमाका हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि एनटीपीसी के जिस प्लांट में धमाका हुआ है वो आधा अधूरा ही बना था। प्रशासन ने इसे 6 महीने पहले ही चालू कर दिया। विपक्ष का आरोप यह भी है कि हादसे की एक वजह प्लांट में जल्दबाजी भी हो सकती है। अब देखते हैं भैया, इंक्वायरी की मांग करेंगे तो देखते हैं, सब पता लगेगा। मगर ये लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी चला दिया और चलाना नहीं था, ये कहा जा रहा है। तैयार पूरी तरह से नहीं, और हम भी देखते हैं कि अभी तो आधा ही बना है और बीच में ही इसका प्लांट को शुरू कर दिया है, कमीशन किया गया है, तो कहीं न कहीं तो कमी है। हालांकि सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि प्लांट का काम आधा अधूरा था। तो ये एक्चुअली प्लांट तो रेडी हो गई थी मार्च में, और मार्च के बाद फिर ट्रायल करते करते उसके 3-4 महीने के बाद इन्होंने शुरू किया पूरा ट्रायल करके। तो उसमें कहीं जल्दीबाजी नहीं हुई, तैयार तो हो गया था मार्च के पहले ही। उसके बाद फिर सीओडी के बाद भी इन्होंने ट्रायल किया, वो बात नहीं। एनटीपीसी अपने स्तर से उसकी इंक्वायरी करेगी और जो मजिस्ट्रियल जांच का जो एक काम होता है वो जिलाधिकारी जी ने अपनी तरफ से उसको बोला है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि घटना अत्यंत दुखद थी। फिलहाल रायबरेली के एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना की असली वजह का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। एनटीपीसी हादसे की जांच रिपोर्ट आने में अभी भले ही वक्त लगे, लेकिन प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने इस हादसे के लिए पूरी तरह से एनटीपीसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मजदूरों का साफ कहना है कि जो प्लांट 3 साल में रेडी होना था उसे जल्दबाजी में 2.5 साल में ही रेडी कर दिया गया, जो कि हादसे की एक बड़ी वजह रही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, रायबरेली। इसमें कोई शक नहीं है कि जांच होगी और शायद उम्मीद है कि तथ्य सामने आएंगे, लेकिन फौरी तौर पर जो बातें समझ में आ रही हैं अगर उसे हम आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करें। बॉयलर से बहुत ही ज़्यादा तापमान पर ऐश निकलता है, कोल निकलता है और उसके साथ साथ हवा निकलती है और उसे जलाया जाता है और उसमें जो ऐश, जो धूल जमा होती है वो नीचे जमा होती है और यहीं पर
पूरा का पूरा मैकेनिज्म फेल कर गया था। ये बात 12 बजे दिन में पता चल चुकी थी। अब एनटीपीसी के अधिकारियों को चाहिए था कि बॉयलर बंद कर दें और उसके बाद उसका रिपेयर कराया जाए, जो कि कम से कम 1 या 2 दिन बाद उसे रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन ये तभी हो सकता था जब पूरी बिजली सप्लाई, पूरा बिजली प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या ये फैसला अधिकारी ले सकते थे? क्या इस फैसले को लेने के लिए राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता नहीं थी? और अगर ऐसा नहीं था तो आखिरकार अधिकारियों को किसने दबाव डाला कि बजाय इसके कि बॉयलर बंद कर उसे रिपेयर करें, उसका उसी समय रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया? और यही वजह है कि आज 30 लोग मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके बावजूद लापरवाही की जांच और लापरवाही पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। आइए अब जरा ये भी आपको दिखा दें कि राजनीति कैसे हमारे यहां हर लाश पर होती है। रायबरेली में हुए हादसे के बाद एनटीपीसी में सियासतदानों का मेला लगा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का घटना स्थल पर पहुंचना जारी है। राहुल गांधी भले ही अमेठी से सांसद हो, लेकिन रायबरेली से भी रिश्ता गहरा है। लिहाजा जैसे ही बॉयलर फटने की खबर उन्हें मिली, वो गुजरात के सूरत से सीधे रायबरेली जा पहुंचे। राहुल गांधी ने सबसे पहले जिला अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद राहुल गांधी सीधे एनटीपीसी के पावर प्लांट पहुंचे और घटना स्थल का दौरा किया। इंजीनियरों से भी बात की। आप उस टाइम पास में थे या वहाँ नहीं थे? आप उससे पहले कहाँ थे? ये प्रॉब्लम शुरू कब हुआ? आपको कब पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है? राहुल गांधी के साथ न्यूज नेशन की टीम ने भी एनटीपीसी की साइट का मुआयना किया। एनटीपीसी ऊंचाहार में हुए हादसे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद ऊंचाहार एनटीपीसी में पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों से डिटेल ले रहे हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया और कितनी कैजुअलिटी हुई और घायलों का उपचार कैसे चल रहा है। गुजरात चुनाव का बिजी शेड्यूल था, उसके बावजूद जैसे ही हादसा हुआ राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं सीधे ही। और अब आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम है प्लांट नंबर 6 में, जहां पर यह हादसा हुआ, उस कंट्रोल रूम में तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनसे घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। न्यूज नेशन के साथ खास बातचीत में राहुल गांधी ने इस घटना पर खुलकर बात भी की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। अब देखते हैं भैया, इंक्वायरी की मांग करेंगे तो देखते हैं, सब पता लगेगा। रायबरेली में हुई घटना बेहद दर्दनाक है, लिहाजा बीजेपी नेताओं का हुजूम भी रायबरेली पहुंचा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया, मुआवजे की बात कही, जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपया मृतकों को और 25 से 50 हज़ार रुपये के बीच में घायलों को दिया है। एनटीपीसी ने भी इसी प्रकार का अनाउंसमेंट किया है। 5 लाख रुपए तक संभवतः उन्होंने मृतकों को, उनके आश्रितों को दिया है। और इसी प्रकार से उन्होंने और भी सुविधाओं की घोषणा करी है कि 2 लाख तक संभवतः इलाज के लिए वो कहने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ सरकार पूरी तरीके से कृतसंकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे दें। यूपी सरकार के मंत्रियों के अलावा केंद्र सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह भी रायबरेली पहुंचे। लोगों से उन्होंने भी बात की, लेकिन उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि रायबरेली में यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे। 2-3 कारणें निकल के आई सामने जो कि हो सकता है। एक तो जो फ्लू गैस का इवैक्यूएशन सिस्टम है वो काम किया या नहीं किया, सही ढंग से काम किया या नहीं किया, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और दूसरा ये ऐश जनरेट होता है, हमारे कोयला में ऐश है वो जनरेट होता है, तो ऐश क्लिंकर फॉर्म करता है, तो कहीं पर वो ब्लॉकेज कुछ हो सकता है किया हो। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने एक टीम बनाई। एनटीपीसी प्लांट में हुए हादसे को लेकर सरकार ने मृतक के घर वालों को 2 लाख, घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं इस मामले में अब सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। एनटीपीसी ऊंचाहार के इस 6 नंबर प्लांट से रोजाना सैकड़ों मेगावाट बिजली बननी थी, लेकिन हादसे के बाद अब यहां से हजारों मेगावाट की सियासत निकल रही है। हादसे के बाद सरकार बैकफुट पर है और डैमेज कंट्रोल में जुटी है, जबकि विपक्ष पूरी ताकत से इस दुर्घटना के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, रायबरेली। अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है रायबरेली में, और जो 60 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं उनमें से न जाने कितने जिंदा बच पाएंगे। यानी कि तकरीबन 90 परिवार आज संशय में है। अब जरा आप बताइए कि जहां एक तरफ राजनीति इतनी हो रही है, वहां इन परिवारों का क्या हाल होगा। क्या ये 25 लाख रुपए, क्या ये 10 लाख रुपए किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए संवार सकते हैं? जो अपने आज बिछड़ गए हैं,
क्या ये मुआवजा उन्हें वापस ला सकते हैं? इस वक्त में तो एक जाली में बैठा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, माइंड काम नहीं कर रहा था कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। पर हाइट पे काम 90 मीटर पे सर ईंट चढ़ा रहे थे, मोरंग चढ़ा रहे थे सर, बॉयलर फट गया, कोई जानकारी नहीं हुई। बहुत कोयला उला उड़ा है सर, इसी कोयला उला जो है अंधेरे में दिखाई नहीं दिया था, तो उसी में नहीं गिर गए हैं सर। झुलस चुकी जिंदगी के सिसकते जख्म अभी बाकी हैं, पथराई आंखों में अपनों का इंतजार अभी बाकी है। 300 डिग्री के टॉर्चर में सब कुछ तबाह हो गया। पल भर पहले तक हंसती मुस्कुराती जिंदगी कब बेजान हो गई पता भी नहीं चला। अब दर्द का एक दरिया है और जख्मों की अनगिनत दास्तान। 5 बेटे कम कर रहे थे, 2 मर गए, 3 बचे हुए। गुलाम मुस्तफा के 5 बेटे उनका हाथ बटा रहे थे, आज आंखों के सामने 2 जवान बेटे बेजान पड़े हैं तो मानो जिंदगी अचानक कुछ भारी सी लगने लगी है। दूरी के काम करते हुए हमको दे रहे थे तो हम भी अपना वहाँ पेट पालन कर रहे थे और इनका ही बच्चे लोग का काम चल रहा था, खिला रहे थे सब बच्चे लोग के, ये लोग कमा रहे थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रहने वाले गुलाम मुस्तफा के 5 बेटे ऊंचाहार में एनटीपीसी के इसी प्लांट में काम करते थे। उस वक्त भी 5 वहीं मौजूद थे जब अचानक बॉयलर में तेज धमाका हो गया। एक तेज आवाज हुई और फिर मौत का चित्कार उठने लगा। धुआं छटा तो अपनों की तलाश तेज हो गई। बिस्मिल, सैफुल्लाह, अताउल्लाह, हबीबुल्लाह और फजलुल्लाह 5 भाई प्लांट में पांडवों के नाम से मशहूर थे, लेकिन अब हबीबुल्लाह और फजलुल्लाह का साथ छूट गया है। वो हमारे भाई लोग नीचे में काम कर रहे थे, 35 मिनट में कुछ ऐसा बड़ाम से किया जो पूरा अंधेरा छा गया। उसके बाद सभी लोग हम लोग नीचे आ गए, तीनों भाई। उसके बाद फिर हम लोग तीनों भाई में आपस में पूछने लगे, भैया हमारे बड़े भाई हैं, इनसे पूछा जाए भाई फैजुल्लाह देखे, नहीं हम पूछे से नहीं, तो हम लोग बोले फिर ऊपर में ढूंढा जाए, तो पहले फैजुल्लाह मिला हमको। उसके बाद उसको लेकर हॉस्पिटल आए। कुछ देर बाद ये हमारा छोटा भाई गया, हबीबुल्लाह को खोज के लेकर आया, बोला आते आते भैया हबीबुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस पिता के दर्द की कोई दवा नहीं तो बालकृष्ण के परिवार पर भी गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऊंचाहार के ही छिपिया गांव के रहने वाले बालकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं, पीछे छोड़ गए हैं तो 1.5 माह का दूध मुहा बच्चा, पत्नी और एक बुजुर्ग पिता। शिफ्ट चेंजिंग का वो शिफ्ट था, हैंड ओवर करने का समय था। उसके बाद हम लोग लंच भी खत्म हो गया था, 3:20 का टाइम था जिस समय हम भी 10 मीटर से जहां विस्फोट हुआ उसके 10 मीटर पे वैक्यूम पंप C2 के पास खड़े थे। हम लोग जा रहे थे, उसके बाद अचानक विस्फोट हुआ, पूरा काला काला धुआं ही हो गया। उसके बाद कुछ नहीं दिखा। यहाँ हर चेहरे पर बस एक ही गम है, किसी की आंखों में बेटे को खो देने का दर्द है, कोई अपनों की तलाश में बदहवास है और उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल है, इस मातम का जिम्मेदार कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, रायबरेली। और आइए जरा बात करते हैं चुनावी समर की, जहां पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बस एक ही हैं और वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के इस रंग में ऐसे रंगे नजर आ रहे हैं कि बस अपने आप में देखते बनता है। इससे पहले कि वो गुजरात पहुंचे थे, हिमाचल के कांगड़ा में उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस की ऐसी बखिया उधेड़ी जरा आप भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचे तो हमेशा की तरह उनकी एक झलक के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने सूबे की वीरभद्र सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए। ये देवभूमि में 5 राक्षसों को पनपने का मौका हिमाचल की वर्तमान सरकार ने दिया है।
और ये 5 राक्षस इतने फले फूले हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि शिमला में बैठी हुई सरकार को उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करके रखा गया है। और पर्दे के पीछे इन 5 राक्षसों के कारण साफ नजर आ रहा है कि वहीं से उनको आशीर्वाद मिलते हैं, वहीं से उनको रक्षा होती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुलना लाफिंग क्लब से की। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री जमानत पर है वो अपने मैनिफेस्टो में जीरो टॉलरेंस की बात कह रहा है। कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है। लाफिंग क्लब, भ्रष्टाचार पर केस चल रहा है, गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी कल टीवी मीडिया के सामने आकर के अपने मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी तो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 नवंबर को मंडी के सुंदरनगर, शाहपुर के रैत और कांगड़ा जिले के पालमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 5 नवंबर को कुल्लू और ऊना में जनसभा का कार्यक्रम है। मतलब साफ है, मतदान से पहले पहाड़ों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, नेताओं के तेवर तल्ख और आक्रामक होते जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कांग्रेस के बखिया उधेड़ रहे हैं, वहीं आजकल गुजरात की चुनावी सफर में राहुल गांधी जहां भी जाते हैं महिलाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की तो होड़ है ही और उस सेल्फी पर न जाने कितने मिलियन हिट्स मिल जाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी जब गुजरात के धर्मपुर पहुंचे तो महिलाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर सेल्फी लेने और खिंचवाने की जबरदस्त होड़ भी हुई। ये बात अलग है कि जब उन्होंने एक महिला के साथ सेल्फी खिंचवाने के बाद हैंडशेक किया तो उन्होंने कहा कि इसे कहते हैं महिला शक्ति, क्योंकि कई पुरुष भी इस दमदार तरीके से हाथ नहीं मिला सकते। तो ये 2 तस्वीरें अभी आप देखिए। एक वो तस्वीर जो कि जबरदस्त तरीके से वायरल हो चुकी है, जहां पर इस महिला ने अपना फोटो खिंचवाया और उसके साथ साथ फिर राहुल गांधी जहां महिलाओं के बीच पहुंचे और जबरदस्त तरीके से इन्हें महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं महिला शक्ति के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मैं देश में हर रोज लोगों से शेक हैंड करता हूँ। पूरे देश में मैंने शेक हैंड किया, मगर जितने जोरों से आपने शेक हैंड किया हिंदुस्तान में मन नहीं करते जैसे आपने किया। तो ये गुजरात की महिलाओं की शक्ति है। और आइए आपको दिखाते हैं कि ये पाटीदार आंदोलन के हीरो बने हार्दिक पटेल किस तरह से गुजरात के राजनीति को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उसे प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। पाटीदार आज हार्दिक पटेल को अपनी आवाज बनाते हैं, तो ऐसे में पाटीदारों को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है। आखिरकार पाटीदारों का इतना महत्व क्यों है गुजरात की राजनीति में, आइए आपको दिखाते हैं। गुजरात के चुनावी रण में हार्दिक पटेल ने पाटीदार आरक्षण का झंडा बुलंद कर रखा है। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हैं और बीजेपी के विरोधियों से मुलाकात कर गुजरात का किंग मेकर बनने की कोशिश में है। बुधवार को हार्दिक पटेल ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की थी। इस बीच हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार समाज के बीच से ही आवाजें उठने लगी हैं। पाटीदार संस्थान के नेता आरपी पटेल ने हार्दिक पटेल पर पाटीदारों को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो हार्दिक पटेल भी ऐसे लोगों की मंशा पर सवाल उठाते नजर आए। ओबीसी में अनामत लेने के बजाय अगर आप ईबीसी की बात अगर करते हैं तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं आप उस प्रमुख मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे को पकड़कर समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। ये आरपी पटेल कौन है वो मैं भी अभी तक नहीं जानता। अचानक वो आए और आकर स्टेटमेंट दे दिया
अरे भाई आप प्रेस में मत कीजिए, पब्लिक में आइए, पब्लिक को समझाइए। कई बार ऐसा मामला होता है कि चुनाव के टाइम ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। पाटीदारों के बीच हार्दिक पटेल के एजेंडे को लेकर सवाल उठे तो बीजेपी को भी हार्दिक पटेल को घेरने का मौका मिल गया। यहाँ गुजरात में पाटीदार ऑर्गेनाइजेशन कमेटी नाम की एक नए संगठन की ओर से जिन्होंने प्रश्न किया है कि हार्दिक का क्या एजेंडा है, कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है, क्या कांग्रेस ओबीसी के विषय को लेकर के अपने मौक़िफ़ में कुछ परिवर्तन लाई है क्या। दूसरी तरफ हार्दिक पटेल के समर्थन की तरफ कांग्रेस नजरें गड़ाए बैठी हुई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ भी हार्दिक पटेल मिल चुके हैं। कांग्रेस हार्दिक के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच जरूर रही है, लेकिन हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस को उनकी ज्यादा जरूरत है, उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं। 4-5 दिन के अंदर अगर आरक्षण का मुद्दा 9वीं सूची या फिर राजस्थान की तरह ओबीसी कोटा बढ़ाने की बात, तो इस मुद्दे पर क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर भी मैं भाजपा के सामने लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस के समर्थन में बैठूंगा नहीं, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है। मुझे ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों के मुद्दों का एजेंट बनकर मुझे सत्ता के सामने रखना है। गुजरात की सियासत में पाटीदार का काफी दबदबा है। राज्य में करीब 20% पाटीदार है। लंबे वक्त से पाटीदार बीजेपी के साथ रहा है, इसलिए माना जाता है कि पाटीदार का वोट अगर बीजेपी से फिसला तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि जहां हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के नाम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो बीजेपी ने भी पाटीदारों को अपने खेमे में जोड़े रखने के लिए सियासी तीर चलाना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है। दिल्ली बनाम केंद्र सरकार की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अहम फैसला दिया और जो टिप्पणी की है वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बहुत बड़ा है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार हासिल हैं। आर्टिकल 239 ए के तहत लेफ्टिनेंट जनरल दिल्ली सरकार के कई फैसलों में सहमति रखते हुए अपना अधिकार बनाए रख सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, जमीन, कानून व्यवस्था, इन तमाम विषयों पर उपराज्यपाल की ज्यादा भूमिका है और उनके अधिकार ज्यादा हैं। एलजी दिल्ली सरकार की फाइलों को लंबे समय तक लटका नहीं सकते। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल को फाइलों पर कारण बताकर उसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात हालांकि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाती है और अगर किसी मसले को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद होता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 नवंबर को भी जारी रखी है, लेकिन अभी जो टिप्पणियां आई हैं वो स्पष्ट करती हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब यह मानना पड़ेगा कि राज्यपाल उनके मुखिया यानी कि उनके बॉस हैं।